कर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत के साथ आपका मेज़बान नदीमुर रहमान प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, हम लोग एक प्रोग्राम की सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसमें हम माँ बच्चे की ग़िज़ाइयत के बारे में बात कर रहे थे, और आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में कि बच्चे की सेहत के लिए कौन कौन सी ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में पिछले प्रोग्राम की तरह दो माहिर ग़िज़ायात इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन साहब, और दूसरे मेरे मेहमान हैं डॉक्टर तलहा हफ़ीज़ साहब। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछला प्रोग्राम हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने माँ की ग़िज़ा के हवाले से, जब वो प्रेगनेंसी के अमल से गुज़र रही होती है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो हैं उन्होंने उससे ख़ासा इस्तिफ़ादा भी किया होगा। हम लोग बात कर रहे थे बच्चे के दूध के ग़िज़ा के हवाले से, और उसके न्यूट्रिएंट्स पर बात हुई, और जब उसके न्यूट्रिएंट्स पर हम पहुँचे तो हमें लगा कि हमें माँ की ग़िज़ा के बारे में भी डिस्कशन करनी चाहिए। अब हम दोबारा उसी बात पर आते हैं कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ का दूध एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर हमने दे दिया। अब पहला मेरा सवाल ये है कि किस उम्र तक माँ का दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है? पैदाइश से 6 माह तक ये एक ऐसा ड्यूरेशन है, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ब्रेस्ट फीड के अलावा बच्चे को कुछ नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अगर बच्चे का वेट इस ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बहुत कम है तो आप इसको 2 साल तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन हालिया जो सूरत हाल है इसमें यह है कि पेरेंट्स की कोशिश ये होती है कि बच्चा हमारा जल्दी बड़ा हो जाए, सेहतमंद हो जाए, मोटा हो जाए। जी। इस चक्कर में वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ दूसरी ठोस ग़िज़ाएं भी शुरू करवा देते हैं। ठीक है। लेकिन ठोस ग़िज़ाओं का भी एक टाइम ड्यूरेशन सेटल डाउन होता है। वो देखा जाता है कि बच्चा कब आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, क्या साइन एंड सिम्टम देता है बच्चा आपको, तब आपने ठोस ग़िज़ाएं इस्तेमाल करवानी है। ठीक है। पैदाइश से 6 माह तक ये तो आपका कंडीशनल है, इस पर आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सही। 6 माह से 2 साल तक भी इसको आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, यानी 2 साल तक माँ का दूध जो है वो पिलाया जा सकता है। अच्छा, आपने 6 माह तक का दूध का जिक्र किया है, तो सिर्फ माँ का दूध क्या एक मुकम्मल ग़िज़ा है, या उसके साथ इस एज के दौरान कोई दूसरी ग़िज़ाएँ जो हैं उनको ऐड किया जा सकता है? जैसे फार्मूला मिल्क है, इसके बारे में बताएं, या कुछ और ग़िज़ा के बारे में? माँ के दूध के अंदर 88% पानी होता है। तकरीबन 7% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 4% इसके अंदर फैट होती है, और 1% प्रोटीन होती है। ठीक है। ये भरपूर पैकेज है पैदाइश से 6 माह तक के बच्चे के लिए। ठीक है। बच्चे की रिक्वायरमेंट ही इतनी है जो सारी कंपोजिशन माँ के दूध के अंदर है। ठीक है। इससे ना तो आप ज़्यादा दे सकते हैं ना कम दे सकते हैं, अनटिल अनलेस माँ का दूध किसी वजह से नहीं आ रहा, या माँ के दूध की जो क्वालिटी है वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से बेहतर नहीं है। उस केस में फिर हम फार्मूला रिकमेंड करते हैं, या मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो माँ का दूध जो भरपूर ग़िज़ा है बच्चे के लिए पैदाइश से 6 माह तक। माँ का दूध का आपने जिक्र किया कि पैदाइश से लेकर 6 माह तक जो है वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इसमें 88% पानी होता है, तो क्या एक्स्ट्रा से पानी देना बच्चे को ज़रूरी होता है, या बिल्कुल पानी भी नहीं दिया जा सकता? डॉक्टर साहब आप बताइए। जी, मैं सबसे पहले इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि उसमें बच्चे की जो ग्रोथ है, या बच्चे की जो डाइजेशन है, या बच्चे की जो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो मिल्क को बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकेगा। अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से हम एंटर करवा रहे हैं वो बच्चे ना तो डाइजेस्ट करेगा, उसको डायरिया भी हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, और वो किसी ना किसी इम्यून डिजीज़ का भी शिकार हो सकता है। तो हम जो बाहर की जो ग़िज़ा है हम उसको रिकमेंड नहीं करते जब तक वो 6 माह का नहीं हो जाता एटलीस्ट। सही, बिल्कुल किसी किस्म की कोई ग़िज़ा जो है, हत्ता कि पानी भी नहीं दिया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो मतलब ऐसे होता है कि इस दौरान, इस पीरियड के दौरान कुछ माएँ जो हैं, दादियाँ, नानियों का जिक्र आपने बड़े ख़ास तौर पर भी किया कि वो कुछ घुट्टी का पानी दे देती हैं, कुछ ग्रेप वाटर दे देती हैं, या इस तरह के कोई और सौंफ और वो इलायची और इस तरह के देकर आप कुछ चीज़ें बनाकर, वो कहती हैं कि बच्चे के गट्स को, बच्चे के बाउल्स को ठीक रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो बताएं कि ये जो टोटके हैं एक माहिर ग़िज़ायात के हवाले से, क्योंकि इनके अपनी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो जो 6 माह तक की उम्र का बच्चा है उसको देना कैसा है? बहुत फाउल प्रैक्टिस है, बहुत गलत बात है कि जब तक आपका बच्चा 6 माह तक का नहीं होता तब तक आप उसको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है।
क्योंकि मदर मिल्क के अंदर ऑलरेडी वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिसने बच्चे की गट हेल्थ, निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करना है। ठीक है। एक कुदरती चीज़ जिसकी क्वालिटी 100% श्योर है, उसके कंपैरेटिवली आप एक ग्राई वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चरके का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच के कि इसके इस्तेमाल से बच्चे का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। एक्सटर्नल सोर्स से जो आप चीज़ दे रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। क्या वो हाइजीन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतर है, कि आप जिस फीडर के अंदर दे रहे हैं जो उसकी चूसनी है वो हाइजीन तरीके से है, उसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक तो नहीं है। अब उसके अंदर हमें हाइजीन के जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से श्योर नहीं होते, सफाई के जो मामला हैं सारे के सारे। अब मदर मिल्क जो है उसके अंदर भी हम मदर को भी प्रमोट करते हैं कि एटलीस्ट हाइजीन का ख्याल रखे। ये ना हो कि हम कोलेस्ट्रम से फ़ायदा लेने की बजाय मदर जो ब्रेस्ट है उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ले जाएं बच्चे की। अच्छा। तो कोलेस्ट्रम के अंदर ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक चौरक्के के अंदर हैं, जो कि एक ग्राई वाटर के अंदर है। तो बेहतर ये है कि मदर मिल्क के ऊपर ही रिलाई किया जाए बजाय इसके कि जो आप बाकायदा एक्सटर्नल सोर्स से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जब हम माँ के दूध की बात करते हैं और उसकी क्वालिटी की भी बात करते हैं, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि क्वालिटी बेहतर होती है, तो माँ के दूध की क्वालिटी के बेहतर होने का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है? बच्चे की बार बार डिमांड के मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बार बार डिमांड कर रहा है, इट मींस कि वो बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है, वो बच्चे को भूख लगी है, वो बच्चे को जो बॉडी उसकी नीड्स है उसकी जो फुलफिल हो रही हैं, तो वो बच्चा बार बार रोता है या जो भी बच्चे के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें उधर से अंदाज़ा होता है कि जो आपका मिल्क है उसकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो पूरी हो रही है। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा बार बार ग़िज़ा का तकाजा कर रहा है तो ये बात है कि दूध की क्वालिटी अच्छी है, ज़ूद हज़म है, बच्चे को डाइजेस्ट जल्दी हो रहा है और इसलिए बच्चे को जल्दी जल्दी भूख लग रही है। अच्छा, ये बात जो है डॉक्टर साहब ने कही बड़ी मतलब अचंभे वाली बात है। बाज़ माएँ तो ये तसव्वुर करती हैं डॉक्टर साहब कि बच्चा रो रहा है, बच्चे की ग़िज़ाइयत पूरी नहीं हो रही, इसका हो सकता है माँ के अंदर दूध की मिकदार की कमी हो, इसलिए बच्चा बार बार दूध मांगता है। तो इस हवाले से सोचना किस तरह का है? देखिए, अगर तो बच्चा आपका फीडिंग करवाने के बावजूद भी रो रहा है तो सबसे पहला साइन है कि बच्चे की डिमांड पूरी नहीं हो रही। ठीक है। उस पर मसला ये होता है कि माँ बच्चे को बार बार फीड करवा रही है लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो दूध है वो पूरा नहीं आ रहा। ठीक है। एक चीज़ दूसरी वजह ये होती है कि बच्चे से शायद कुछ कन्फ्यूजन हो रही है कि वो सकिंग पॉइंट वो शायद डायग्नोज नहीं कर पा रहा। सही। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। लेकिन इसकी इवैल्यूएशन हम इससे भी करते हैं कि बच्चा यूरिन कितना पास कर रहा है। ठीक है। अगर तो बच्चा नौज़ायदा है तो पहले 4 दिन अगर 1 से 2 पैम्पर भर रहा है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन अगर बच्चा फिर भी आपका रो रहा है, ब्रेस्टिंग आप फ्रीक्वेंटली इसको दूध पिला रही हैं, रो रहा है, तो फिर आप बॉटल फीडिंग की तरफ चले जाएं। बॉटल फीडिंग जो है इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बच्चा पूरे दिन में कितना दूध पी रहा है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में आप नहीं असेस कर सकते कि आपका बच्चा कितना दूध पी रहा है। बॉटल पे ये होता है कि सारी मेजरमेंट्स लिखी होती हैं कि आप माएँ कहती हैं कि सुबह इसने 4 फीडर पी ली हैं, 1 फीडर 100 ml का अंदाज़ा लग जाता है कि 400 ml बच्चे ने पी लिया है, मिसाल के तौर के ऊपर। अब ब्रेस्ट फीडिंग आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितना दूध पिया है? तो अगर आपका बच्चा फ्रीक्वेंट फीडिंग के बावजूद रो रहा है तो आप बॉटल फीडिंग की तरफ चले जाएं। ठीक है। लेकिन हाइजीन का आपका खास ख्याल रखना। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हाइजीन की बात जब हम करते हैं तो डॉक्टर साहब किस तरह की हाइजीन जो है, सफाई जो है वो बॉटल फीडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले उसके निप्पल, ठीक है, उसकी चूसनी जो है, फीडर, ठीक है, उसको हम लोग जो बॉइलिंग टेम्परेचर पे हम लोग पानी के अंदर डाल के उसको पकाते हैं, ठीक है, इसकी हाइजीन। उसके बाद जो बच्चा बाइट कर करके उसका जो आगे प्लास्टिक तोड़ देता है, ठीक है, आइदर वो भी उसमें हमने वो उस चीज़ को भी मॉनिटर करना है, किसी अच्छी ब्रांड या किसी अच्छी कंपनी का यूज़ हो रहा हो, ठीक है। और एक चीज़ आपने बहुत ख़ुसूसन देखनी है कि एक चीज़ को रेपिटिवली, फॉर एग्जांपल एक फीडर 1-1 साल सा 2-2 साल तक चल रहा होता है, तो ये भी आपने कंसीडर क्लास में करना है, क्योंकि समटाइम्स कुछ कंपनीज बाकायदा ये कहती हैं कि आपने 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद इसको चेंज कर देना। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम फीडर की थोड़ी सी क्वालिटी के बारे में बात करें तो जो फीडर हैं मार्केट में अवेलेबल, आमतौर पर ये प्लास्टिक फूड ग्रेड के बने होते हैं और उनके ऊपर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें आदत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो उसका बॉक्स होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में लिखा होता है, उसके ग्रेड के बारे में लिखा होता है, और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इतनी देर के बाद आपने इसको एक्सपायर कर देना है, उसके बारे में होता है। हम इनकी स्टडीज़ नहीं करते। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि फीडर कौन सी क्वालिटी का या कौन से मटेरियल का सबसे बेहतरीन होता है और उसको कैसे परचेज़ किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो वालिदैन हैं या वो लोग जो बच्चे की केयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपने जब भी फीडर परचेज़ करना है तो उसके पीछे लिखी गई सारी हदायत पढ़ें।
अमूमी तौर के ऊपर क्या करते हैं कि दूध गर्म करने के लिए फीडर में दूध डाल के ओवन में रख देते हैं। हाँ, माइक्रोवेव ओवन। एग्जैक्टली जब प्लास्टिक एक्सपोज होता है तो बहुत सारे आज के रिसर्चेस ये कह रही हैं कैंसर के बहुत वजूहात बनती हैं। सही। तो मेक श्योर डैट कि आप कोई भी वेल रिप्यूटेड कंपनीज ले लें, वो ये सारी चीज़ें इंश्योर करती हैं कि इसका जो प्लास्टिक है ये मतलब अच्छे ग्रेड का है, जो इसका रबर निपल है वो अच्छे ग्रेड का है। तो आप रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोशिश करें कि इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छे तरीके से बॉईल करें, क्योंकि बॉइलिंग से जितने भी उसके ऊपर माइक्रोब जरासीम लगे होते हैं वो बॉइलिंग करने से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। जरासीम ख़त्म हो जाए तो आपकी चीज़ वैसे साफ़ हो जाती है। अच्छा, प्लास्टिक का फीडर ज़्यादा बेहतर रहता है या शीशे का? शीशे का ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि प्लास्टिक में थोड़ी सी कंट्रोवर्शियली ये है कि जब आप गर्म दूध उसके अंदर डालते हैं तो प्लास्टिक गर्म होकर आपको फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अच्छा चलें, ये तो मतलब एक ज़िमनन सी बात हमारे सामने आ गई थी तो मैंने इसका जिक्र कर दिया। अब हम दोबारा वापस आते हैं माँ के दूध के हवाले से। हमने 6 माह तक माँ का दूध जो है वो दिया और उसके दूध के अलावा हमने कोई चीज़ जो है उसका इस्तेमाल नहीं करवाया। अच्छा, इस दौरान मीनवाइल आमतौर पर कुछ बच्चे ब्लॉटेडनेस का शिकार हो जाते हैं, यानी उनका पेट फूल जाता है, गैसेस होना शुरू हो जाती हैं और उनको गट्स का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, या कुछ ऐसा होता है कि जो लूज़ मोशन की तरफ चले जाते हैं। तो उस सूरत में भी क्या हमें ग़िज़ा तब्दील करने की ज़रूरत होती है या हमें माँ के दूध पर ही रहना है? देखें, बच्चे को डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डाइसेंट्री यानी कि पेचेस का सब्ज़ रंग का आना, स्टूल ज़्यादा पास होना, ये तब होता है जब दूध के अलावा कोई लिक्विड के साथ बच्चा एक्सपोज हो जाए। अच्छा, तो अगर आपका बच्चा बार बार स्टूल पास कर रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन मेक श्योर डैट के डॉक्टर्स को लाजमी चेक करना है, क्योंकि कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जैसे कि जिंक दिया जाता है बच्चे को, उससे काफ़ी हद तक आपका जो डायरिया कंट्रोल हो जाता है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आप मदर फीड से उसको फ्रिक्वेंटली डायरिया हो रहा है तो आपने मदर मिल्क ही देना है। मे बी वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, हाँ, मे बी उसको किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो ये आपने मॉनिटर करना है कि मैं बच्चे को फीड कर रही हूँ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसकी कंडीशन सेम वही है जो पहले दिन से थी। बिल्कुल ठीक तो है। हमारे जहन में आना चाहिए कि मे बी इसको कोई एलर्जी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले डॉक्टर्स को चेक कराएं, बच्चे के सारे एग्जामिनेशन करवाएं कि बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, किसी चीज़ से इंटॉलरेंस तो नहीं है। अगर इंटॉलरेंस होगी तो आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, उसमें पेट में दर्द भी होगी, गैस भी होगा, पेट सही तरीके से साफ़ नहीं होगा और बार बार आपको स्टूल भी पास होगा। बिल्कुल ठीक है। मज़ीद हम आगे बात को बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक वक्फे का। मज़्ज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर आपको बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर का, जो कि बनाने वाले हैं सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर लेते हैं एक वक्फ़ा, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक। हाँ, मौजूद ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि 6 माह तक माँ का दूध जो है बच्चे के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अब वो कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें बच्चे को सॉलिड ग़िज़ा की तरफ लेके जाना है, इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं और आइए जानते हैं अपने माहिरीन से। जनाब डॉक्टर तलहा हाफिज़ साहब, आपसे 6 माह तक हमने बच्चे को दे दी, माँ का दूध दे दिया, बच्चे की सेहत भी अच्छी होना शुरू हो गई। अब आप बच्चा जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है और हमें सॉलिड फूड, 6 माह की उम्र में आमतौर पर बच्चे दांत भी निकाल लेते हैं और सॉलिड फूड की तरफ हम जाते हैं। तो वो कौन से सॉलिड फूड हैं जिनको हम बच्चे को शुरू करवाते हैं और किस उम्र में शुरू करवाते हैं? आफ्टर 6 मंथ्स कुछ लोग 6 माह के बाद या कुछ लोग 8 माह के बाद जो सॉलिड सेमी सॉलिड फूड है या आप जो लिक्विड फूड है हम लोग उसका स्टार्ट करवा देते हैं। उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फ्रूट्स, जैसे कि आप बनाना मैश करके दे सकते हैं, बिल्कुल मैश करके जो बच्चे के मुंह में घुल के वो अंदर जल जाए। उसके बाद हम जो काऊ मिल्क है इसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद अंडे को मैश करके, नॉट यॉर्क, फिलहाल एग वाइट को हम मैश करके हम लोग उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो डिफरेंट आपके पास कैरेट है उसको बॉयल करके, उसको नरम करके, गाजर ठीक है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसके पेट में दर्द ना हो। ठीक है, इसका खास ख्याल रखना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप जो हमारे पास डिफरेंट जो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारे पास जो खिचड़ी है चावलों की, ठीक है, उसको भी बहुत नरम करके वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं।
यखनी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मल्टीपल हमारे पास जो नेचुरल सोर्स हैं वो हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन बच्चे की डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर टेलीविजन एड्स के अंदर जब बच्चे की ठोस ग़िज़ा के हवाले से बात आती है तो लिखा होता है कि 4 माह की उम्र से बच्चे को ये जो सीरियल्स हैं इनका इस्तेमाल करवाया जाए। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं कि 6 माह के बाद देना चाहिए। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि किस उम्र में प्रॉपरली, किस उम्र के अंदर इन सीरियल्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, और साथ साथ ये बताएं कि ये सीरियल्स होते क्या हैं। 6 माह जो है ये वो अरसा, इसके बाद आपने कोई भी ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल करवानी है तो 6 माह के बाद करवानी है। 4 माह में हम कुछ केसेस में इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं जो सीवियर मैल न्यूट्रिशन, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, एक वजह। दूसरी वजह माँ के दूध की क्वालिटी बेहतर नहीं है या माँ का दूध पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, ये 2 अगर केस होते हैं, या तीसरा केस अगर वो फैमिली कोई फार्मूला मिल्क अफोर्ड नहीं कर रही, उस केस में जो वीनिंग है, जिसे हम कहा जाता है कि ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाना, वो 4 माह में भी करवाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि ब्लॉटिंग, डायरिया, क्योंकि बच्चे का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यानी कि बच्चे का निज़ाम इंहज़ाम है, वो सही तरीके से मैच्योर नहीं हुआ होता है। 6 माह के अंदर जाके बच्चे का निज़ाम काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाता है, चीज़ें डाइजेस्ट करना शुरू हो जाता है। 6 माह से पहले बच्चे का निज़ाम सिर्फ लैक्टोज डाइजेस्ट करता है, उसके अलावा कोई और शुगर डाइजेस्ट नहीं करता, और दूध के अंदर सिर्फ लैक्टोज होता है, इसलिए कहा जाता है 6 माह तक सिर्फ आपने माँ का दूध ही देना है। ठीक है। 6 माह के बाद जब आपका बच्चे का निज़ाम इंहज़ाम मैच्योर होता है तो लैक्टोज के अलावा बाकी शुगर्स भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। जैसे आप केला देते हैं तो उसके अंदर सुक्रोज़ है या फ्रुक्टोज़ है, तो वो भी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो जो आप बात कर रहे हैं सीरियल्स की, अब सीरियल्स क्या है, बेसिकली मिक्सचर है कुछ चीज़ों का, जिसमें फल हैं, ग्रेन्स हैं। अब ग्रेन्स पे बात कर लें तो कुछ ग्रेन्स ऐसे हैं जो कम्प्लेक्स होते हैं, जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। इसलिए जो चावल है जो सबसे आप कहा जाता है कि सिंपल ग्रेन है जो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप जो बाज़ार से लेने वाले आर्टिफिशियल या पैक्ड चीज़ें हैं, उसकी बजाय अगर आप घर में खिचड़ी बना लें या आप चावलों के साथ कोई भी फ्रूट का मिक्सचर बना लें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है बनिस्बत उस चीज़ के जो आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन आजकल चूँकि माँ के पास वक्त कम है बच्चे की केयर और के मॉडर्न हम लोग ज़रा ज़्यादा हो गए हैं, Exactly. और जब तक बच्चे को प्रोसेस फूड यानी डब्बे की ग़िज़ा ना दी जाए तो हमें लगता है कि हमने बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए हैं। क्योंकि उस पैकेट के ऊपर उन्होंने कुछ मार्केटिंग ऐसी की होती है, विटामिन ए यहाँ जा रहा है, विटामिन डी का एरो इधर आ रहा है। सही। तो डब्बे की पैकिंग देख के लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी के सारे न्यूट्रिएंट्स इस डब्बे के अंदर हैं। सही। तो टाइम नहीं है तो माँ क्या करती है, डब्बा खोल के 1 मिनट मिक्स करती है और बच्चे के आगे रख देती है। अब ये नहीं पता बच्चा कितना खा रहा है, बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं है, असेसमेंट नहीं है। अब अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन ये कहती है जी कि अगर आपने बच्चे को वीनिंग कब स्टार्ट करवानी है, जब आपका बच्चा अपना सर होल्ड करना शुरू कर दे। ठीक है। अमूमी तौर के ऊपर बच्चे अपना सर नीचे फेंक देते हैं, सर होल्ड नहीं करते। 6 माह की उम्र में आपका बच्चा सर होल्ड करना शुरू कर देता है, अपनी आंखों से इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है, खुराक हाथ से पकड़ के मुंह तक लेके जाना शुरू कर देता है। जब आपका बच्चा आपको ये साइन एंड सिम्टम दे दे, इसका मतलब है कि उसको वीनिंग स्टार्ट करवा दें। अगर आपका बच्चा ये 4 माह में कर रहा है तो 4 में भी करवा सकते हैं, लाजमी नहीं है। लेकिन 6 में इसलिए कहा जाता है कि जो आपका निज़ाम इंहज़ाम है वो फैक्टर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा आपको बिल्कुल सही रिस्पॉन्ड कर रहा है लेकिन उसका निज़ाम इंहज़ाम नहीं ठीक, तो आप नहीं करवा सकते, क्योंकि खुराक ने तो जाके निज़ाम इंहज़ाम में जाके जज़ब होना है, आपके साइन एंड सिम्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करना। तो मेक श्योर डैट कि 6 माह के अरसे के बाद आपने अपनी ठोस ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवानी है, और जो पैक्ड फूड है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। अगर तो आपके कोई जेन्युइन रीजंस हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो सारी चीज़ें आप घर में भी बना सकते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ग्रेन्स का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, तो ज़रा थोड़ा सा ग्रेन्स को थोड़ा स्पेसिफाइड करें कि वो कौन कौन से ग्रेन्स हैं जो बच्चे की खुराक में शामिल किया जा सकते हैं चावलों के अलावा। इसमें सिंपल कार्ब्स और कम्प्लेक्स कार्ब्स हम लोग इसमें जिक्र करते हैं नॉर्मली। तो कम्प्लेक्स कार्ब्स हम लोग थोड़े से अवॉइड करवाते हैं। सिंपल कार्ब्स जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सकें वो हम लोग नॉर्मल देते हैं। कौन कौन से? ठीक है, इसमें हमारे पास जो गंदम है ना, गंदम के अलावा जितनी भी आपके पास फॉर एग्जांपल इवन दाल भी आ गई है, ठीक है, हम लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग की दाल का सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल पतला सा करके हम लोग यखनी सी बना के हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास चावल आ गए हैं। इसके बाद आपके पास जो ये फॉर एग्जांपल जो गंदम के अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पास
सीरियल्स हैं वो इस्तेमाल करवा लाइक जैसे सूजी है, जी सूजी इस्तेमाल करवा किस तरह सकते से इस्तेमाल करवाई जा सकती है? हैं। इसमें आप जौ इस्तेमाल करवा सकते हैं, अच्छा। इसका दलिया बनाकर इस्तेमाल करवा सकते हैं। जौ का दलिया बनाकर इस्तेमाल। अच्छा, ये मतलब ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आता नहीं है? आता। तो जो गंदम है ये कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है वो 6 माह की उम्र में नहीं नहीं करवाना करवाना चाहिए। होगा। कुछ लोग होते हैं कि रोटी पकाई, पराठा बनाया, जी। चूरी कूटी, उसकी उसमें चीनी डाली और बच्चे को जनाब मैश करके खिलाना शुरू कर दिए, तो ये प्रैक्टिस कैसी है? उसमें डाइजेशन के प्रॉब्लम हो गई होंगे, बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और बच्चा रोना शुरू हो जाएगा और हमें नहीं समझ आ रही होगी कि हमने तो सिर्फ ये समझा है कि बच्चा रोटी खा रहा है। हमने तो एक अच्छी ग़िज़ा देने की कोशिश की है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा होगा कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा। मतलब ये किस उम्र में आमतौर पर गंदम का इस्तेमाल जो है वो शुरू करवाया जाता एटलीस्ट है? 1 साल के बाद। अच्छा, 1 साल के बाद? एटलीस्ट हम तो कहते हैं नान भी उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और हम हमारी ये बहुत गलत प्रैक्टिस है हमारी। अच्छा, गलत है। डॉक्टर साहब, आप ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको ज़रा, मतलब मज़ीद कि देखिए, कैसे? जो हमारी जीन फॉर्मेशन है ना एशियंस की, हाँ वो जी। थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ। अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस ये रही है, तो उनकी जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग है वो इस चीज़ में इजी हो जाएंगे। ईजी हो जाएंगे। अब देखें, हम बात करते हैं साइंस के मुताबिक, तो हमारे जो बच्चे हैं वो तो 6 माह की उम्र में पेट दर्द होना शुरू चाहिए, जी। ब्लॉटिंग हो जानी चाहिए, लेकिन वो नान भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जीन फॉर्मेशन का निज़ाम उतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सारी जेनेटिकली उनके पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हुई हैं। हाँ जी। तो एशियंस के लिए अच्छी बात है कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे ओवर सेंसिटिव हैं या आप अपने बच्चे में ओवर सेंसिटिव रहे हैं, तो अपने बच्चों को ये चीज़ अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत से आपने एक बात कही है। क्या जो माओ की प्रैक्टिस होती है या पेरेंट्स की प्रैक्टिस होती है बच्चों को सेंसिटिव बनाने में, ओवर सेंसिटिव बनाने में, या किसी ख़ास किस्म के फूड के इनटेक के रेजिस्टेंस के हवाले से, ये मैटर करती है? एग्जैक्टली देखें, अगर आपने देखा होगा खाना बदोश, ना उनमें हाइजीन का कोई कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ना फूड का कॉन्सेप्ट है, नंगे पांव बच्चे फिर रहे हैं, गारे वाले पानी में फिर रहे हैं, बारिश में नहा रहे हैं, एंटीबॉडीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। अब हिसाब लगाएं कि उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी, और वो इतनी तेजी के साथ भागते फिर रहे होते Exactly. हैं और स्ट्रांग इतने कि मतलब वो फलांगते फिरते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और उसके मुकाबले में अगर हम एक पोश एरिया के बच्चे को जाके देखें तो वो जनाब 1 साल की उम्र का बच्चा या 2 साल की उम्र का बच्चा उतना स्ट्रांग नजर नहीं आता। और उनकी माएँ कहती हैं कि अगर आपने इसको किस किया है तो कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर जर्म्स सकता। अटैक हो Attacks जाएंगे, हो मेरे बच्चे के हाथ नीचे लग गए, फौरन इसको सैनिटाइज करो, मेरे बच्चे के हाथ नीचे लग गए, मुंह में ना डाल ले। तो ये सारी चीजें बच्चे को सेंसिटिव बनाती है। तो कोशिश करें कि अगर आप इन चीजों से एक्सपोज होते हैं तो आपकी जिस्म में एंटीबॉडीज भी बनती हैं। शुरू हो जाती हैं। अब एंटीबॉडीज का काम क्या है कि आपको एडवांस में आपकी बॉडी के अंदर एक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है कि अगर आपके जिस्म में कोई, आपने जमीन पे हाथ लगाया, बच्चे ने, वो मुंह में लेके चला गया है, तो जरासीम जो जमीन से मुंह में गया है, ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडीज आपके जिस्म के अंदर है। अल्टीमेटली इस केस में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको नहीं यकीन आता तो मेक श्योर डैट कि आप लोग खाना बदोशों का सारा कल्चर एक दफ़ा एक्सप्लोर करें, आपको पता चलेगा कि कुदरत ने कैसे कैसे लोग बनाए और कैसे कैसे कम वसाइल के अंदर इतनी विल पावर, इतनी इम्यूनिटी और अच्छा लाइफस्टाइल लेके चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसके बारे में एक और स्टडी भी पढ़ रहा था और बल्कि देख रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अब ये बात कही जा रही है कि आप अपने बच्चों को ऐसे इलाकों में लेके जाएं जहाँ पर मिट्टी है और उनको कुछ घंटे के लिए वहाँ पर खेलने के लिए छोड़ दें, ताकि उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी एनहांस हो और वो एंटीबॉडीज़ पैदा कर सकें मुख्तलिफ जरासीमों के ख़िलाफ़। बात हो रही थी हमारे सीरियल्स के हवाले से और उस पर खाने पीने में हम लोग कर रहे थे बात कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इन पर बात कर रहे थे। तो ये जो गंदम है, आपने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, हमें 6 माह के बाद 1 साल तक गंदम नहीं देनी। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो एशियन कल्चर है उसमें मतलब इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन कितनी मिकदार में, ज़रा ये थोड़ा सा मेक श्योर करें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मॉनिटर करना है कि आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड क्या कर रही है। ठीक है। अगर तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है गंदम खाने से कि ब्लॉटिंग हो रही है, पेट ख़राब हो रहा है, तो फ़ौरन छोड़ दें। फ़ौरन छोड़ दें। अगर आपको सूट कर रहा है, आपके बच्चे की ग्रोथ बेहतर हो रही है, आप बच्चे की ग्रोथ डे बाय डे पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, तो आप उसको यूज़ करवाएं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हमने कितना करवाना है। ठीक है। अमूमी तौर के ऊपर 6 माह के बाद जब हम वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं तो हम दूध बिल्कुल छुड़वा देते हैं। हालांकि दूध बिल्कुल नहीं छुड़वाना चाहिए, आपने दूध भी साथ कंटिन्यू माँ का दूध साथ साथ चलता रहना चाहिए। इसलिए 2 साल तक चलेगा, ताकि आपके दूध से ली जाने वाली कैलोरीज भी काउंट होगी और साथ जो आप ठोस ग़िज़ाएं ले रहे हैं उसकी कैलोरीज भी काउंट होगी। ठीक है। तो जो ओवरऑल कैलोरीज हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहला आपके जिस्म के अंदर
मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट से यूज़ होता है। बिल्कुल ठीक। और जो सीरियल्स हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बड़ी अच्छी मकदार के अंदर, अगर हम गंदम की बात करें तो इसके अंदर तकरीबन मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स हैं बिल्कुल एज ऐसे ही। कंपैरेटिवली टू अदर ग्रेन्स। ठीक है। तो गंदम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सूट कर रहा है। अच्छा, एक प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी पेरेंट्स बच्चों को वीनिंग या ठोस ग़िज़ाओं के ऊपर लेके जाते हैं तो बच्चे को मीठी चीज़ों से शुरू करवाते हैं, हाँ, आमतौर पे जिस वजह से बच्चा बड़ा होके बड़ा चूजी सा हो जाता है, सिर्फ मीठी चीज़ें खाता है और पेरेंट्स शिकायत करते हैं गोश्त नहीं खाता, ये दालें नहीं खाता। असल में सारी गलती आपकी अपनी है कि आपने वीनिंग ही सिर्फ मीठी चीज़ों से शुरू करवाई। बिल्कुल ठीक है। तो आपने जब भी वीनिंग शुरू करवानी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने वो सब्जियां जो फीकी हो या जिनका टेस्ट थोड़ा सा वियर्ड हो। अगर आप कोई भी वियर्ड चीज़ खाएंगे उसके बाद मीठी चीज़ खाएंगे तो मीठी चीज़ आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, लेकिन उस वियर्ड चीज़ का भी आपके टेस्ट पर डेवलप हुए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ब्रोकली मार्केट के अंदर अवेलेबल है आजकल इजीली, अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो बंद गोभी। ये दो चीज़ें अगर आप इनसे वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं तो आपका बच्चा चूजी भी नहीं होगा और मुस्तकबिल में सारी चीज़ें खाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे कि ब्रोकली और जो बंद गोभी है इसका इस्तेमाल कब कर और कैसे करना है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी बच्चे के ग़िज़ा के हवाले से और हमने 1 साल की उम्र तक के बच्चे के ग़िज़ा के बारे में डिस्कशन की और डॉक्टर साहब हमें ब्रोकली के पर ले गए, डॉक्टर साहब हमें बंद गोभी पर ले गए और इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये जो ग़िज़ाएँ हैं ये बच्चे के लिए कितनी असेंशियल हैं और इनका बनाने का तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात बाज़ माएँ जो हैं वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं कि इन चीज़ों को बनाने के लिए हमें क्या मेथड जो है वो अडॉप्ट करना है। डॉक्टर साहब, चूँकि आपने ही जिक्र किया तो आपसे ही मैं पूछूंगा कि ये ब्रोकली जो है, मतलब मुझे ज़ाती तौर पर वैसे बहुत पसंद है। जब इसको स्टीम किया जाता है ना और इसके ऊपर आप हल्का सा जो नमक आप छिड़क लें और कुछ ऐसे जो एलिमेंट है, जैसे मैं कई दफ़ा इसके ऊपर लीमू भी छिड़क लेता हूँ तो मुझे बड़ा टेस्ट आता है। बच्चों के लिए बनाने का तरीक़ाकार क्या है इसका? सबसे पहले टेक्सचर ऑफ फूड बहुत मैटर करता है कि उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए। सही। तो जो बॉइल्ड टेक्सचर है सबसे अच्छा टेक्सचर वो है। बॉईल करने के बाद उसको आप मैश कर लें, क्योंकि बॉइलिंग के अंदर बहुत कम न्यूट्रिशन लॉस होता है आपका। सही। अनटिल अनलेस अगर आप उसको फ्राई करते हैं या रोस्ट करते हैं, बेक करते हैं, उसके अंदर उसकी जो अफादियत है थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, बेकिंग में भी कम हो जाती है? एग्जैक्ट, बेकिंग में कम हो जाती है। इसमें एक केमिकल होता है एक्रेलामाइड। अगर आप इसको 450 फ़ारेनहाइट तक से ज़्यादा गर्म करें तो एक्रेलामाइड उसके अंदर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो बेकिंग में कहा जाता है कि 450 फ़ारेनहाइट से कम ही इसको बेक किया जाए। ठीक है। ब्रोकली को बॉईल करके मैश करें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा काला नमक या काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दिन लगते हैं बच्चे के टेस्ट पर डेवलप होते हुए। सही। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा करेले नहीं खाता, एट द वेरी फर्स्ट डे करेला भी खिलाना शुरू कर दें, 21 दिन बाद उसके टेस्ट पर डेवलप हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अंडा कॉमन है, जब मर्जी इस्तेमाल करा दो, इसका जो टेस्ट है इजीली डेवलप हो जाएगा। सही। खिचड़ी है, जब मर्जी डेवलप करा दें, 6 महीने के बाद टेस्ट डेवलप हो जाएगा। बनाना है, दही है, इसके जो टेस्ट है बेहतर टेस्ट है, मीठे टेस्ट है। वही बात, मीठी चीज़ इजीली अडॉप्ट की जा सकती है। सही। लेकिन मीठी चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें उस टाइम में विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए। तो जो मैंने ब्रोकली की बात की है और कॉलीफ्लावर की बात की है, इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन बेहतर मिकदार के अंदर है बनिस्बत बाकी सब्जी और इजीली मैशेबल भी है। एग्जैक्टली जी। तो बॉईल करके इसको मैश करके अपने बच्चे को दें, बच्चा आपका नहीं, नरम सी लही सी बना के ग़िज़ा बनाकर इसको दी जा सकती है। लेसदार जिसे कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसका इस्तेमाल करवाए तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो बेहतर होनी शुरू। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर माएँ बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि जी मेरा बच्चा मोटा होना चाहिए, इसको गुगला नज़र आना चाहिए, ये मतलब चब्बी चब्बी सा नज़र आएगा तो मेरा बच्चा सेहतमंद कहलाएगा। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं लेकिन वो भरपूर एक्टिव होते हैं, उनका गट बहुत बेहतरीन होता है, इनटेक ऑफ फूड जो है वो बड़ी अच्छी होती है, स्टूल नॉर्मल पास हो रहा है, यूरिन नॉर्मल पास हो रहा है, लेकिन वो मतलब मोटे नहीं या चब्बी नहीं हो पा रहे होते हैं। तो क्या ये किसी मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी की वजह से ऐसा होता है, या कुछ बच्चों की ग्रोथ के हवाले से वो ऐसे होते हैं और वो नॉर्मल होता है? सबसे पहले इसमें जेनेटिक्स आ जाता है। अगर आपके पेरेंट्स मोटे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जीन्स आपकी बॉडी के अंदर आएंगे। ठीक है। ठीक है।
अदर देन दैट आपकी लाइफस्टाइल डिपेंड करता है कि आप बच्चे को खाना क्या खिला रहे हैं, ठीक है। कि अगर बच्चा 4 माह में 6 माह में कमज़ोर था, आपने उसको खाना बेहतर किया है, तो उसको क्या पता वो खाना वो इतना लग गया कि वो उस साइड पे आ गया, मोटा हो गया, ठीक। उसके बाद हमारी एक कॉमन जो प्रैक्टिस है कि बच्चा गुगलू मुगलू कोई हेल्दी होगा, मतलब कोई मोटा होगा तो हमने इसको सेहतमंद कहलाना है जी। सेहतमंद कहलाने की ये डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। सेहतमंद कहलाने की डेफिनेंसी ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो, बेहतर हो, आपका माइंड, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके हाथ पाँव मतलब प्रॉपर वर्किंग कर रहे हो, आपको सेंस आ रही हो कि क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही। इसको हम लोग हेल्थ के अंदर यानी सेहतमंद इसको काउंट करते हैं, ना कि हम बच्चा रो रहा है या बच्चा चल फिर नहीं रहा, बच्चे के अंदर वीकनेस है, या बच्चा सिर्फ दिखने में गुगलू मुगलू लग रहा है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो ये सेहतमंद के उसमें अंडर नहीं आता। तो इसमें हमने लाजमी उसकी हेल्थ को, उसकी डाइट को लाजमी मद्देनजर रखना होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे जब 5 से 7 माह की उम्र के दरमियान होते हैं तो इस उम्र में बच्चे क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर इस उम्र के बाद आमतौर पर होता है कि बच्चे खड़े होने की पोजीशन में आते हैं और कई दफ़ा ट्राई करते हैं कि हमें खड़ा किया जाए, और फिर 9 से 1 साल की उम्र के दरमियान बच्चे चलना शुरू करते हैं। तो क्या ये जो इनकी एक्टिविटी है ये वाली, अगर इससे ये लेट होते हैं तो क्या ये कोई ग़िज़ाइयत के लिहाज से कमी का शिकार होते हैं तो लेट होते हैं, या वैसे कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा लेट शिकार चलते फिरते हैं या क्रॉलिंग करते हैं? ग़िज़ाइयत की कमी इसमें काबिल ज़िक्र है, क्योंकि एक रिक्वायर्ड टाइम है कि 8 माह या 5 से 7 माह के बच्चे ने क्रॉलिंग करनी ही करनी है। क्योंकि जब भी रिसर्च होती है तो रिसर्च एक वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर होती है, 100 या 150 बच्चे लिए जाते हैं, उनके ऊपर सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद एक रिसर्च शाया होती है। अगर आपका बच्चा 5 से 7 माह की उम्र के अंदर क्रॉलिंग नहीं कर रहा तो माइट भी पॉसिबल उसके जिस्म में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा अपने पाँव के ऊपर वजन नहीं दे पा रहा, अपनी हड्डियों के ऊपर अपना भार नहीं उठा पा रहा। सही। तो विटामिन डी, कैल्शियम और आयोडीन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं आपने बच्चे की ये पूरी करनी है। मदर मिल्क में तो ऑब्वियसली बात है होगा, लेकिन साथ आपने वीनिंग के अंदर भी ऐसी खुराक का इंतखाब करना है जिसके अंदर विटामिन डी हो, आयरन हो, आयोडीन हो और कैल्शियम हो। अच्छा, कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी 3 या 2 जो भी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो ज़रा हमारे विटामिन डी के लिए अंडा खा सकते हैं, इसकी जर्दी खा सकते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें आयोडीन की तो आजकल मार्केट के अंदर जितने भी साल्ट हैं सारे आयोडाइज साल्ट हैं। क्या वो लेना बहुत ज़रूरी है? देखें, उसके अलावा एक चीपेस्ट सोर्स है, इजीली अवेलेबल सोर्स है, बजाय इसके कि आप स्पेसिफिक उसका सप्लीमेंट लें या कोई फोर्टिफाइड फ्लोर यूज़ करें। जब आपके पास एक इजीली और चीप सोर्स मौजूद है तो गो फॉर इट, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन के अंदर। उसके साथ हमने क्या पहले उसके लिए एवेल्यूएशन ज़रूरी है कि बच्चे के पता चल जाए कि इसमें आयोडीन की कमी का शिकार है तो दिया जाए, या हर किसी को बच्चे को दिया जा सकता है? देखें, जिसमें तो आपको लगता है कि कुछ के अंदर गिलड़ की बीमारी होना शुरू हो जाती है, साफ पता चल जाता है कि इसको आयोडीन की डेफिशिएंसी है, उसमें तो आपने देना ही देना है। अगर नहीं है तो आप उसको डेली बेसिस के ऊपर अब थोड़ी मिकदार में दें, तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको डेली बेसिस के ऊपर चाहिए होती हैं। अच्छा। जो थ्रू स्वेटिंग, थ्रू यूरिन आपके जिस्म से बाहर निकल जाती हैं, डेली बेसिस की एक्टिविटी फैक्टर के ऊपर निकल जाती हैं। अगर आपका बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है, इट्स मीन कि उसका एक्टिविटी फैक्टर ज़्यादा हो गया है, तो जो सारी ये चीज़ें ये यूटिलाइज हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है, तो आप इनको डेली बेसिस के ऊपर भी दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे विटामिन डी की, आप अंडा दे सकते हैं, आप विटामिन ए, आप कैरेट दे सकते हैं, गाजर बॉईल करके दे सकते हैं। उसके बाद हमने बात की ब्रोकली की, ब्रोकली के अंदर विटामिन के बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर होता है। विटामिन के की बात करें तो आपका कैल्शियम और विटामिन डी को जब तक विटामिन के नहीं होगा तब तक ये बाइंड नहीं होगा, तब तक ये आपस में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन डी ये बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्रॉलिंग करनी है या 5 से 7 माह की उम्र के अंदर चलने की कोशिश करनी है। सही है। अच्छा, ये बताएं कि जो कैल्शियम है और विटामिन डी है, ये दूध, दही, पनीर और इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हैं, क्या इनमें मौजूद होता है, और अगर होता है तो किस मिकदार में इस उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है? इस उम्र के बच्चों के अंदर कोशिश ये की जाती है कि बच्चा जितना पेट भर के खा ले। ठीक है। अमूमी इस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे ने चलने की कोशिश करनी होती है या क्रॉलिंग करनी होती है, पेरेंट्स अपने आप को इजी करने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए हमारा बच्चा सारा दिन खा पी रहा है, उसके हाथ में पापड़
और पापड़ जैसी पैकिंग में जितने भी स्नैक्स आते हैं वो हैंड ओवर कर देते हैं। अब बच्चा उसको खाता रहता है वक्फन फवक्तन, उसकी वजह से बच्चे की एपिटाइट डिस्टर्ब होती है। सही। जब आप उसको दूध, दही, पनीर या कोई इस तरह की चीज़ देते हैं तो बच्चा उसको अवॉइड करता है। तो इस एज ग्रुप में, इस टाइम में कोशिश ये करें बच्चा पेट भर के जितनी चीज़ खा ले ज़्यादा बेहतर है। कैल्शियम, विटामिन डी के लिए जो डेयरी है हमारी बहुत अच्छा सोर्स है। दही दे सकते हैं आप, काउ मिल्क शुरू करवा सकते हैं, लेकिन काउ मिल्क आपने 6 माह से 1 साल तक रेगुलर बेसिस पे नहीं देना। आप सीरियल्स के साथ दे सकते हैं थोड़ी मिकदार के अंदर। सही। उसके साथ साथ आप कोई भी स्प्रेड दे सकते हैं जिसके अंदर आपको मेक श्योर है किसी कंपनी का आप यूज़ करें, इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि विटामिन अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद है, आप वो भी दे सकते हैं। तो आई गेस कि आप पापड्स की बनिस्बत अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाएं तो आप कैल्शियम, विटामिन, नेचुरल फूड की तरफ हम लोग जाएं, जैसे कि आपने मुख्तलिफ किस्म का चीज़ों का जिक्र किया है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मुझे एक और बात भी याद आ गई है। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम लोग इश्तहारात से मुतासिर होते हैं और बच्चों के ग़िज़ा के अंदर हम मक्खन या मार्जरीन का जो इस्तेमाल है वो करना शुरू कर देते हैं और बच्चों को चूरी की शक्ल में या उस स्लाइस के ऊपर लगा कर देते हैं। तो आप ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं कि मक्खन और मार्जरीन में फ़र्क क्या है और ये हमारे बच्चे की सेहत के लिए कितने हेल्दी हैं? अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि बच्चे को ये दोनों चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। हमने सबसे पहले 4-5 दिन 6 दिन हमने इसको ट्राई करके देखना है कि बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है। कोई ऐसा साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आपको लग रहा कि इसमें कोई इशू हो रहा हो, कोई आपको पैचेस आ गए हों, कोई ब्लॉटिंग हो रहा हो, कोई पेट में दर्द हो रहा हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्जरीन और जो हमारे पास मक्खन है, ठीक है, इसमें अगर हम डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करें तो मार्जरीन हमारे पास ट्रांस फैट है और हमारे पास जो मक्खन है वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। अच्छा। अब सैचुरेटेड फैट हम नॉर्मली बच्चों को रेकमेंड करते हैं और जो मार्जरीन है वो ट्रांस फैट है, उसको हम लोग रेकमेंड नहीं करते। अब सैचुरेटेड फैट क्यों रेकमेंड करते हैं? क्योंकि उसमें हमारे पास DHA है, हमारे पास ओमेगा 3 है और ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है और उसमें वो तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चे को रिक्वायर्ड होती है फॉर ग्रोथ। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हम। अगर तो जो मार्जरीन है, जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि सैचुरेटेड फैट है और वो ट्रांस फैट है, तो क्या ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये कौन कौन सी फैट्स होती हैं? देखिए, मार्जरीन जो बेसिकली है ना टोटली ट्रांस फैट है। अच्छा। अब लोग इसे इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमें ऐड दिखाई जाती है, ऐड के अंदर बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है कि ये मक्खन नहीं है, ये मक्खन नहीं। लेकिन इस जुमले को इतना नहीं दिखाया जाता जितना कि बच्चे की सेहत को दिखाया जाता है कि मार्जरीन खा के बच्चा 6 माह में 1 साल का नज़र आ रहा है। तो पेरेंट्स जब वो ऐड देखते हैं, वो कहीं भी देखते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि शायद मार्जरीन के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे उनका बच्चा बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो सकता है और बड़ा मोटा मोटा विटामिन ए और विटामिन डी लिखा होता है उसके ऊपर। जी। तो दूसरी वजह यह है कि वो ईजी टू कैरी है। आप गए हैं मार्केट में, आपने ख़रीदा है, ला के फ्रिज में रख दिया, चम्मच से आपने ब्रेड के ऊपर लगाया, बच्चे को दे दिया। जो मक्खन बनाने का अमल है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसके ऊपर जो घरेलू मक्खन बनाया जाता है उस पर काम नहीं किया जाता, लेकिन आजकल मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है। जी। लेकिन मेक श्योर दैट कि जो चीज़ आपको पैक्ड फॉर्म के अंदर मिल रही है उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो आप घर में बना रहे हैं। ठीक है। अब मार्जरीन जो है ये ट्रांस फैट है और जो बटर है ये प्योर सैचुरेटेड है। अब जो सैचुरेटेड चीज़ है इसके अंदर आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। जो कि एक बच्चे की दिमागी तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए या दिमागी सेहत को बेहतर करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि जब तक बच्चे का दिमाग बेहतर नहीं होगा, दिमाग की ग्रोथ बेहतर नहीं होगी, तब तक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगी। तो ट्रांस फैट्स की बनिस्बत अगर आप सैचुरेटेड फैट की तरफ आते हैं तो हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने बच्चे की हेल्थ को बेहतर करना अच्छा डॉक्टर साहब, किस उम्र पे बच्चे को ये वाली ट्रांस फैट जो है, मक्खन जो है वो दिया जा सकता है? आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, 1 साल के बाद देना, उससे पहले नहीं देना हमें इसको। वो मुझे याद आ गया कि अक्सर बेशतर ऐसा होता था कि हमारे बचपन में माएँ बच्चों को जनाब बिठाती थी पास, एक पराठा छोटा सा बनाना उन्होंने उस पर देसी घी के साथ और फिर मक्खन का एक पेड़ा लेकर उसमें शक्कर डालकर कहना कि बैठ जाओ और इसको खाओ। तो ये जो प्रैक्टिस है ये मतलब बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस थी बच्चों के लिए जिनके दांत आ चुके हैं, जो चबा सकते हैं और जो इसको खाने के बाद, और बच्चे तो आपको पता है भागते दौड़ते और फिरते हैं और बड़ी मतलब स्पीड में सारा दिन उनका वो कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं और वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हजम कर जाती हैं। तो ये जो आपने मतलब ये जो हमारी ऑर्गेनिक फूड में आ जाता है, तो ये बच्चे की ग्रोथ के लिए मतलब इन फ्यूचर जब उसने जवान होना है ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जो आपने सारी बात की है, ये भागना चलना फिरना ये सारा 1 साल के बाद शुरू होता है। 1 साल तक तो बच्चा इजीली क्रॉलिंग करता है या मुश्किल से चलता फिरता है। भागने दौड़ने का जो अमल 1 साल के बाद शुरू होता है। ये जो हम बात करें सैचुरेटेड फैट की, इसके इस्तेमाल से बच्चे का दिमागी हेल्थ बेहतर होगी। दिमागी हेल्थ बेहतर होगी तो जितने भी ग्लैंड्स हैं जो कि आपके
दिमाग में जितने भी हार्मोन हैं जिनकी सिक्रीशन आपके दिमाग में से होनी है वो सही तरीके से होंगी। अगर आपके हार्मोन सही तरीके से काम करेंगे तो आपकी सारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। उसके अंदर आपकी ग्रोथ एंड नरिशमेंट यानी कि आपकी हाइट, आपका बॉडी वेट, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपके नेल्स, ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हार्मोन तब तक ठीक नहीं होते जब तक आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं होती। सही। तो मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए जो सैचुरेटेड फैट है बहुत एसेंशियल है। इसके अंदर EPA आ जाते हैं, DHA आ जाता है, यानी कि ये फैटी एसिड्स के नाम ले रहा हूँ मैं। सही है। ये सारे फैटी एसिड आपके बटर के अंदर बहुत मौजूद हैं। तो कहा जाता है कि आजकल वो लोग जो अपनी उम्र के 80 साल 90 तक पहुँच गए हैं उनको कहा जाता है कि पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब पुरानी खुराकें क्या है, बेसिकली यही यही है। है। तब घरों में ये इजीली हमारे फूड कल्चर का हिस्सा होती थी और गए हैं, खाया और वर्कआउट कर लिया, अब सारा डाइजेस्ट कर लिया, बर्न कर लिया है, तो उनका लाइफ स्पैन और है बनिस्बत हमारी जनरेशन के। हमारी जनरेशन, क्योंकि हमारी जनरेशन में वही पैक्ड फूड आ गए, पैक्ड सीरियल आ गए, मार्जरीन आ गई पैक्ड फॉर्म के अंदर। अब फ़र्क तो है नेचुरल चीज़ में और एक प्रोसेस। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी एज तक ग़िज़ा जो है, जो नेचुरल ऑर्गेनिक जितनी भी हमने डिस्कशन की है, ये खाएं और बच्चे की ग्रोथ बेहतर होती है और आगे आने वाली ज़िंदगी में उसको बेहतर परफॉर्म करने में अपना किरदार अदा करती है? देखिए, खुराक से वास्ता बच्चे का पैदा होने के बाद ही हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, मदर मिल्क से लेके बुढ़ापे तक टिल डेथ खुराक के साथ जब तक आपका वास्ता है तब तक आपने अपनी खुराक के बारे में कॉन्शियस होना है, कॉन्शियस रहना। अगर आप कहें कि मैं 18 साल तक ठीक खाऊं सारी ज़िंदगी निकाल जाऊंगा सही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम टू टाइम आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, आपने उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली चलना होता है। बिल्कुल ठीक। अगर आप नहीं चलते तो आप या तो वेट कम हो जाता है या किसी डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं या आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन कहा जाता है कि 18 साल तक एटलीस्ट आपने अपनी खुराक को बेहतर करना है ताकि जो हाइट्स के इशू हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस के इशू हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो 18 साल तक या 16 साल तक टिल जब तक आप मैच्योर नहीं होते, जब पुबर्टी हिट नहीं करते, जब तक आपके जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस नहीं आते, जब तक अडल्टनेस नहीं होती, तब तक आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है ताकि अडल्टनेस तक आपके अंदर कोई ऐसा इशू ना हो जो कि आपकी हेल्थ को इशू। बिल्कुल ठीक है। टॉपिक बहुत बड़ा है, डिस्कशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि वक्त की किल्लत है और हमें प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है, तो चलते चलते एक आखिरी सवाल जो है वो ये है कि मेरा कि आप ये मुझे बताएं कि एक माहिर ग़िज़ायात जो है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपका वास्ता खुराक से पड़ता है तब आपको माहिर ग़िज़ायात की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ। लेकिन हम लोग माहिर ग़िज़ायात के पास तब जाते हैं जब सर से पानी गुजर जाता है। बिल्कुल। जब वज़न ज़्यादा होता है तब जाते हैं, या वज़न कम होता है तब जाते हैं। क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि सिर्फ माहिर ग़िज़ायात वज़न कम करवाने के लिए हैं या ज़्यादा करवाने के लिए हैं। तो जिस दिन आपका खुराक से वास्ता पड़ जाए, इसका मतलब है कि उस खुराक के माहिरीन से भी आपका वास्ता पड़ जाता है। जी। आपके बाल बड़े होते हैं, आप बार्बर्स के पास जाते हैं और सारी ज़िंदगी जाते हैं। हाँ। लेकिन खुराक के साथ वास्ता सारी ज़िंदगी का, लेकिन माहिर ग़िज़ायात के पास नहीं जाते। और इसमें मसला ये होता है कि आपने बीमारी को रोकना है, बीमारी को आने से पहले डिफेंड करना है, तो माहिर ग़िज़ायात के पास जाएं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम बीमारी होने के बाद जाते हैं माहिर ग़िज़ायात। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और मुझे साथ साथ ये बताइए कि जो माहिर ग़िज़ायात है ये कितना ज़रूरी है किसी भी के इंसान की सेहत के लिए, और दूसरी नंबर 2, क्या ये हर बीमारी के अंदर माहिर ग़िज़ायात जो हैं रहनुमाई कर सकता है? एग्जैक्टली। देखें, माहिर ग़िज़ायात बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे ब्लड प्रेशर का मसला है, खुराक से बेहतर हो सकता है। डायबिटीज़ का मसला है, खुराक से बेहतर हो सकता है। प्रेगनेंसी है, खुराक से आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आप बच्चे की ग्रोथ को खुराक से बेहतर कर सकते हैं। यूरिक एसिड है, खुराक में तब्दीली से उसको बेहतर कर सकते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, खुराक बेहतर करके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। आपको कोई मेल इनफर्टिलिटी है, खुराक बेहतर करके इसको ठीक कर सकते हैं। फीमेल के अंदर PCOS का मसला है, इसको आप खुराक में तब्दीली से बेहतर कर सकते हैं। जब खुराक की बात करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस खुराक कितनी खानी है, कब खानी है, क्यों खानी है, किस तरह खानी है, किस टाइम खानी है, किस तरह बना के खानी है? तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों के जवाब माहिर ग़िज़ायात के पास मौजूद हैं। तो कोशिश करें, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, अगर आप वापस उसी जाना चाहते हैं उस नेचर में जहाँ पे खुराक से इलाज किया जाता था, इलाज बिल ग़िज़ा जिसे कहा जाता है, तो आप माहिर ग़िज़ायात से कंसल्ट लाजमी करें। यानी अगर आप खूबसूरत बाल लेना चाहते हैं तो माहिर ग़िज़ायात, लैशेस बड़ा करना चाहते हैं तो माहिर ग़िज़ायात, चेहरा ग्लो पे लाना चाहते हैं तो माहिर ग़िज़ायात, कद बढ़ाना चाहते हैं तो माहिर ग़िज़ायात। तो गर्ज़ के दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप अपनी खूबसूरती को इन्हांस करना चाहते हैं तो ग़िज़ा आपके लिए बड़ा बेहतरीन काम करती है। और ग़िज़ा का बैलेंस होना और इसका न्यूट्रिएंट्स होना, यानी ग़िज़ायत से भरपूर होना, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक वक्त माहिर
माहिर ग़िज़ायात अपनी फ़ील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको अगर किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा मसला है तो सबसे पहले आप अपने माहिर ग़िज़ायात से मिलिए, अपने ग़िज़ाई चार्ट को बनवाइए और अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ नोट कीजिए कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा शामिल है जो आपकी सेहत को तबाह बर्बाद करने में अपना किरदार अदा कर रही है। यकीनन एक बेहतरीन ग़िज़ा आपकी बेहतरीन सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन और डॉक्टर तलहा हफ़ीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाज़रीन के लिए इतनी मुफीद मालूमात जो हैं उनको बाहम पहुँचाया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम पैगाम सेहत से अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा हम सब का अल्लाह निगहबान। है सुबह शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत।